कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। इस शहर पर हमेशा किसी न किसी का कब्जा रहा है, कभी गैंगस्टर्स का, कभी पॉलिटिकल पार्टीज का और कभी एजेंसीज का भी। यहाँ फैसले अदालतों में नहीं बल्कि सरेआम गलियों में हुआ करते थे। जिस किसी के पास हथियार था वो कम उसी का चला करता था। कराची में ज्यादा ताकत उन लोगों के पास रही है जो कानून को फॉलो करने की बजाय उसकी खिलाफ वर्जी करते थे। और आज भी अगर देखा जाए तो कुछ नहीं बदला, ये शहर उसी तरह है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि इस शहर को चलाता कौन है। 1980 लियारी, कराची का सबसे पुराना इलाका। कभी यह जगह फुटबॉल, बॉक्सिंग और स्पोर्ट्स कल्चर के लिए फेमस थी, लेकिन फिर जुर्म ने इस शहर के कल्चर को बर्बाद करना शुरू कर दिया। ये वो टाइम था जब इस शहर का हर इलाका किसी न किसी के कब्जे में था। लियारी का अपना सिस्टम था और इसी तरह मलीर, चौरंगी, कोरंगी हर जगह का अपना लीडर होता था। कराची में जुर्म का बढ़ना अचानक से शुरू नहीं हुआ था। इसकी बुनियाद रखने वाला आदमी था रहमान डकैत। रहमान का पूरा नाम था सरदार अब्दुर्रहमान बलोच। रहमान लियारी का रहने वाला था, लेकिन इसका नाम पूरे शहर में चलता था। जुर्म उसके खून में था। रहमान का बाप और उसका चाचा 1964 से स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे। अपने बाप को देखकर रहमान भी बचपन से ही बुरे कामों में शामिल होने लगा। इसने सिर्फ 13 साल की उम्र में किसी को चाकू मार दिया। और तो और कुछ लोगों का ख्याल है कि इसने अपनी माँ को भी जान से मारा था, क्योंकि उसका ताल्लुक किसी मुखालिफ गैंग से था। रहमान का असली राइज 2001 के बाद हुआ, जब इसने पीपल्स अमर कमेटी की बुनियाद रखी, जहां ड्रग्स, वेपन्स और बत्ताखोरी इन सब चीजों का काला कारोबार किया जाता था। लियारी के कुछ लोग उसे हीरो भी मानते थे, क्योंकि अक्सर वो वहां के लोगों के काम भी करता था। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक गैंगस्टर था, जिसका दबदबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ एक और शख्स जिसका नाम था फैजू मामा, जो कि रहमान का बहुत दूर का रिश्तेदार था। वो बस अड्डे पर काम करता था। उसका काम ये था कि वो हर आने जाने वाली बसों के टाइम को नोट करे। कुछ साल काम करने के बाद उसी अड्डे का वो मैनेजर बन गया और कुछ साल बाद अपने नाम से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया, फैजू मामा बलोच के नाम से। अब ट्रांसपोर्ट बिजनेस को चलाने के लिए हर महीने पुलिस, बदमाश और तबकी गैंग के लीडरों को भत्ता देना पड़ता था। और तब लियारी गैंग का लीडर था रहमान बलोच। फैजू अब हर महीने रहमान को 15,000 रुपए दिया करता था। और जैसे ही फैजू का बिजनेस बढ़ता गया तो रकम 15,000 से बढ़कर 50,000 तक पहुंच गई। जो कोई भी इन गैंग्स के लीडर को बता देता था, किसी भी मुश्किल वक्त में ये गैंग्स बता देने वालों के साथ खड़ी होती थी। अब इसी तरह वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता रहमान डकैत का दबदबा कम होना शुरू हो गया। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि इस वक्त रहमान डकैत का डाउनफॉल शुरू हो गया था और उसी दौरान नई नई गैंग्स बनना शुरू हो गईं। इन्हीं गैंग्स में से एक गैंग के आदमी का नाम था अरशद पप्पू। अब अरशद पप्पू भी लियारी में अपना रोब जमाना चाहता था और उसे ये पता था कि रहमान डकैत हर महीने लोगों से भत्ता लेता है, तो उसने भी यही करने का सोचा और फैजू मामा को कॉल करके कहा कि आज के बाद तुम भत्ता रहमान डकैत की जगह मुझे दिया करोगे। फैजू मामा ने अरशद पप्पू की बात को इग्नोर किया और भत्ता देने से साफ साफ इनकार कर दिया। और इसी इनकार ने अरशद पप्पू को भड़का दिया और उसने फैजू मामा को कत्ल करने की ठान ली, ताकि उसका रोब बने और लोगों को ये पता चले कि जो कोई मुझे भत्ता नहीं देगा मैं उसको कत्ल कर दूंगा। कुछ महीनों बाद अरशद पप्पू ने फैजू मामा को किडनैप करके कत्ल कर दिया और सरेआम इसकी जिम्मेदारी भी ली और कहा कि हाँ, फैजू मामा को हमने कत्ल किया है और उसकी वजह भत्ता देने से इनकार था। कुछ देर बाद रहमान डकैत पुलिस से मुकाबला करते हुए मारा गया, लेकिन इसकी जगह अभी भी खाली नहीं थी और अब रहमान की कुर्सी पर बैठने वाला बंदा था उजैर बलोच। उजैर बलोच फैजू मामा का बेटा था और उसके सर पर पहले ही अपने बाप के खून का बदला सवार था। हर गली, हर बिजनेस, हर काम उजैर की मर्जी के मुताबिक चलता था। हर काम के लिए उसने एक अलग बंदा रखा हुआ था। कोई पैसे कलेक्ट करता तो कोई फायरिंग स्क्वाड चलाता था और कोई पुलिस के साथ डील करता था। और सबसे खतरनाक, उजैर पीपल्स पार्टी के साथ लिंक था। उजैर के खिलाफ इस वक्त 200 से ज्यादा केसेस थे। बंदे उठाना, जिंदा जलाना और अपने दुश्मनों को सरेआम कत्ल कर देना, ये सब कुछ बहुत आम था। और ये सब होने के बावजूद वो बड़े आराम से घूमता था, क्योंकि उसके पीछे सियासत थी। लियारी उजैर का किंगडम बन चुका था। अब बारी थी अरशद पप्पू से अपने बाप का बदला लेने की।
उजैर ने कुछ पुलिस वालों के साथ डील की, उनको पैसा दिया और अरशद पप्पू को मारने का इरादा किया। इस वक्त अरशद पर भी बहुत केसेस हो चुके थे, इसलिए इसमें पुलिस का भी फायदा था। पुलिस और उजैर मिलकर अरशद पप्पू को अरेस्ट करते हैं और बाद में पुलिस अरशद को उजैर के हवाले कर देती है ताकि वो अपने बाप का बदला ले सके। उजैर ने जिस तरह अपने बाप का बदला लिया वो बहुत ज्यादा हॉरिफिक था। उजैर ने लेयारी की गलियों में अरशद पप्पू को मारा। आगे ज्यादा कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा ब्रूटल था। अब कराची में हर तरफ क्राइम था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ा और गवर्नमेंट ने 2013 में रेंजर्स को फुल पावर दी कि इन लोगों को पकड़ा जाए और क्राइम को कम किया जाए। इसलिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया जिसका नाम था ऑपरेशन कराची। उजैर पर 200 से ज्यादा केसेस थे। सबसे पहले छोटी गैंग्स को निशाना बनाया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े गैंग लीडर्स को निशाना बनाया। उजैर को दुबई से गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तान लाया गया क्योंकि वो दुबई में बैठकर पाकिस्तान पर क्राइम को सर अंजाम देता था। इन ऑपरेशंस के बाद कराची का क्राइम रेट थोड़ा कम हुआ, लेकिन क्या यह फुल क्लीन अप था? नहीं। पहले भत्ता गन से वसूल किया जाता था, लेकिन अब फाइल्स और अप्रूवल से किया जाता है। अब गन्स की जगह पेन ने ले ली है। आज का कराची पहले जैसा नहीं रहा। क्राइम रेट जितना पहले था अब उतना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया। अब सब कुछ लीगल दिखाई देता है, लेकिन अंदर से अभी भी सिस्टम वैसा ही है, बिकाऊ। और सब में जो पिस रहा है वो है कराची का आम शहरी, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी सुकून से बसर करना चाहता है। कराची को ना पुलिस चलाती है और ना पॉलिटिक्स। कराची को एक ही चीज चलाती है, वो है पावर। कभी ये गन्स के जरिए होता है, कभी वोट और कभी